प्रियंका गांधी जी के जो भाई हैं, जो शहजादे साहब हैं राहुल गांधी जी, चुनाव के समय आपको शायद याद होगा नारा इन्होंने दिया था कि हम आलू से सोना बनाएंगे। अब वो तो शेर थे, बहन सवा शेर निकली, ये बोलती है कि हम ऑटो से बस बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आंचल सिंह। आप देख रहे हैं प्यारे हिंदुस्तान। हमारे साथ हैं सुभाष सिंह, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आज हम प्रियंका गांधी वाड्रा का जो बस घोटाला है उसी विषय पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। जी, ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने 17 तारीख को ट्वीट किया और कहा कि हमारी जो बसें हैं वो बॉर्डर पर खड़ी हैं, लेकिन योगी सरकार उनको अनुमति नहीं दे रही है। आज 19 तारीख और आज भी प्रियंका गांधी वाड्रा का जो बसों का उनका वो अनुमति नहीं मिल रही थी, वो बस तो दिखाई नहीं दिए, बल्कि उनकी तरफ से जो लिस्ट दी गई उत्तर प्रदेश ने जब सरकार ने मांगी तो उसमें ऑटो, कार, एम्बुलेंस, स्कूटर, उनकी भी डिटेल्स उनके दे दी गई, उनके भी नाम दे दिए गए, जो गाड़ी के नंबर होते हैं वो भी दे दिए गए हैं। तो ये जो बड़ा बस घोटाला आया है, इसके पीछे क्या प्रियंका गांधी वाड्रा की जो सोची समझी साजिश थी? क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से गाजीपुर में भीड़ उमड़ी, उससे पहले गाजियाबाद में, तो ये उन लोगों तक अफवाह जा रही थी कि हमारे लिए बस वहां पर खड़ी हुई है और हम वहां जाएंगे, बैठ जाएंगे। ना तो बस है, ना कोई वहां पर कुछ खड़ा है, जबकि उत्तर प्रदेश में 12,000 बसें काम कर रही हैं और 200 जिलों, एक जिले में 200 बस योगी आदित्यनाथ ने लगाया, इसलिए कि व्यवस्थित तरीके से चीजें हों, धीरे धीरे। लेकिन ये अफरा तफरी मचवाने की साजिश। जी बिल्कुल, देखिए मतलब इस महामारी में भी कांग्रेस जो अपना जनाधार खोती हुई दिख रही है, और कांग्रेस आज पूरे राष्ट्र से विलुप्त होते दिख रही है। आज कांग्रेस इतने बड़े महामारी को, इतनी बड़ी विडंबना है कांग्रेस की कि इस महामारी को भी वो अपने राजनीति चमकाने का एक जरिया बनाने का कोशिश कर रही है। जब वो योगी आदित्यनाथ पर वो लोग अंगुली उठाते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ पूरे 29 स्टेट जो हमारे भारत में है उसके पहले ऐसे सीएम थे जिन्होंने सबसे पहले कोटा में फंसे हुए छात्रों को उत्तर प्रदेश वापस लाने का काम किया, और उसके बाद उनके कदमों का, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए बाद में और सारी सरकारें, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो या कहीं की भी सरकार हो, वो अपने छात्रों को वापस बुलाने के लिए आगे आई। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले जैसे छात्रों को जिस तर्ज पर बुलाया, उन्हें होम क्वारंटाइन किया, और उसका नतीजा आया कि कोई भी ऐसे छात्र नहीं मिले जिसके वजह से ये संक्रमण फैलने का खतरा हो। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने, जिन्हें छात्रों के साथ साथ बाहर में जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनकी चिंता थी, फिर वो वही योगी आदित्यनाथ जी थे जिन्होंने कहा कि अब हम सेकेंड चरण में उन मजदूरों को भी वापस लाने का कार्य करेंगे जो राज्य से बाहर किसी काम के लिए गए थे और कोरोना के वजह से वहां फंसे हुए हैं। और उसका रिजल्ट पूरे इंडिया ने देखा, कैसे सहारनपुर हो या लखनऊ हो, जहां पर बस डिपोट में, या राधा स्वामी सत्संग का जो आश्रम था वहां पर बसेस लगाकर सबकी थर्मल स्क्रीनिंग करके उन्हें 14 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य करके उन्हें वापस लाया गया वहां से। और निरंतर ये प्रक्रिया चल रही थी, चाहे वो ट्रेन से आने वाले श्रमिक हो या बसों से आने वाले श्रमिक हो, इतने कार्यरत और इतने तत्पर तरीके से योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे थे। अब प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, इन्हें चिंता अपने राजनीतिक धुरी को बचाने की है, इन्हें चिंता उन मजदूरों की नहीं है। आपको याद होगा 2009 में राहुल गांधी ने नारा दिया था कि मैं भी मजदूर, का मतलब कि अगर मैं ये नारा दूंगा तो मजदूर मेरे साथ आएंगे। और 2009 में यूपीए के नेतृत्व में इनकी सरकार भी बनी थी। 2009 से 2020 देख लीजिए, 11 साल हो गया। कांग्रेस 11 ऐसे कार्य नहीं बता सकता है जो इन्होंने मजदूरों के लिए किया हो। आज झारखंड में रोज 37 ट्रेनें चल रही है, जबकि रेलवे मंत्रालय बोल रहा है कि डेली हम 500 से अधिक ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं। आज महाराष्ट्र में, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के पीड़ित लोग हैं, 33,000 से ज्यादा की जनसंख्या महाराष्ट्र में आज कोरोना के इस महामारी से पीड़ित है, वहां पर जाकर स्थिति देखिए, वहां पर भी कांग्रेस के अलायंस की सरकार है। राजस्थान में जाकर देखिए, पैदल मजदूर राजस्थान से चलकर बिहार और उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, वहां की चिंता इन्हें नहीं हो रही है। पंजाब की चिंता इन्हें नहीं हो रही है, इन्हें चिंता वहां की हो रही है जहां का एक मुख्यमंत्री अपना सब कुछ त्याग कर और अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उस राज्य की सेवा के लिए लगा हुआ है। अब बताइए, 1000 बसेस का मान भी लिया योगी आदित्यनाथ जी ऐसे हैं कि अपने जनता के सेवा करने के लिए उन्होंने मान भी लिया, 1 मिनट के लिए तैयार भी हो गए, बोले ठीक है
एक प्रक्रिया का हम पालन करते हैं। आपके वजह से हम इन श्रमिकों को परेशान नहीं होने देंगे। हम क्या करते हैं कि आप 10 बजे तक हमारी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, हमारा जो परिवहन मंत्रालय है, वहां पर अपने 1000 बसेस का पूरा रिपोर्ट, जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपके जो ड्राइवर रहेंगे उनके फिटनेस प्रमाण पत्र, और उसके साथ साथ कैसे अरेंजमेंट होगा सब कुछ आप ला कर दीजिए, लखनऊ में खड़ा कर दीजिए। सरकार अपने ढंग से व्यवस्था करके इन बसेस को लगा देगी और वहां से हम मजदूर को लेकर आएंगे। ये क्या बोलते हैं कि नहीं हमसे ये संभव नहीं है, हम लखनऊ में ये कार्य नहीं कर पाएंगे, ये कार्य हम गाजियाबाद और नोएडा में करेंगे। अब देखिए, जिसके मन में अगर सेवा की भावना होती है, योगी आदित्यनाथ जी के होम सेक्रेटरी हैं अवनीश कुमार अवस्थी। अवनीश कुमार अवस्थी जी ने इनके पीए को, जो संदीप सिंह है, प्रियंका गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, इनको उन्होंने लेटर लिखा और बोला कि ठीक है, गाजियाबाद के और नोएडा, जो कि गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है, दोनों के डीएम को आप 500-500 बसेस मुहैया कराइए, वहां पर इन ड्राइवर्स का फिटनेस दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, और हम उन बसेस को लेकर और श्रमिकों को लाने का कार्य करेंगे। अब उन 500 बसेस में दिया किसको? पहले तो 1000 बसेस नहीं आई, गाजियाबाद और नोएडा दोनों जगह को देख लीजिए, 1000 बस नहीं आई। उसके बाद क्या किया जाता है? उसमें ऑटो लगा दिया जाता है, उसमें बाइक्स दे दिए जाते हैं, उसमें कार दे दिए जाते हैं। अब पहले प्रियंका गांधी जी के जो भाई हैं, जो शहजादे साहब हैं राहुल गांधी जी, चुनाव के समय आपको शायद याद होगा, नारा इन्होंने दिया था कि हम आलू से सोना बनाएंगे। अब वो तो शेर थे, बहन सवा शेर निकली, ये बोलती है कि हम ऑटो से बस बनाएंगे। पता नहीं कौन से यूनिवर्सिटी से ये लोग पढ़ कर आए हैं और कौन से अपने शिक्षा का परिचय ये लोग रह रह के देते रहते हैं, और कितने बसेस। अब जब इनसे जानकारी मांगा जा रहा है तो ये उसके लिए नहीं तैयार है। इनके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लुलू जी, वो जाकर पुलिस वालों से उलझ रहे थे। पुलिस वालों ने बोला कि ठीक है, अगर आप यहां पर ही लेकर आए हैं इनके फिटनेस प्रमाण पत्र को, रजिस्ट्रेशन को, तो सामने लाया जाए। बोल रहे नहीं नहीं सब तैयार है, आप देख लीजिए। अरे कैसे देख लें, जब आपसे सामने मांगा जा रहा है तो आपको सामने लाकर उसको दिखाना चाहिए। इस महामारी को बार बार, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, बार बार उन्होंने अपने हर एक अभिभाषण में इस बात को बोला है कि इस महामारी को राजनीति के तौर पर मत लीजिए, राजनीति करने का अवसर आएगा। और राष्ट्र देख रहा है, आज दुनिया देख रही है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत इस महामारी से कैसे लड़ रहा है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र, जिसको विश्व में सबसे पावरफुल कंट्री बोला जाता है, 33 करोड़ के पॉपुलेशन में मिलियन से ज्यादा लोग वहां पर पीड़ित है, लगभग लाख लोगों के करीब वहां पर मृत्यु हो गई। 135 करोड़ का भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वावलंबी बनकर, आत्मनिर्भर बनकर दिन प्रतिदिन इस महामारी से लड़ रहा है, और उसका रिजल्ट देखिए। ठीक है, मौत किसी का भी होना, अगर महामारी से मौत हो रहा है तो दुखद है, और हम सब उसके लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब उन लोगों के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। खराब दिन है तो हमारा कर्तव्य बनता है भारत के नागरिक होने के नाते, और हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आप देखिए कि 135 करोड़ का भारत, जहां पर 1 लाख के करीब 3 महीने में, पिछले 3 महीने में 1 लाख के करीब लोग आज पीड़ित हैं और 3000 के करीब लोग मरे हैं, जिसके स्वास्थ्य ढांचा को आप दिन प्रतिदिन बता रहे हैं कि यहां पर ये नहीं है, वो नहीं है, और जहां पर सब कुछ है वहां पर मिलियन से ज्यादा लोग पीड़ित है और लगभग 1 लाख लोग मर गए। फिर भी ये सीन आपसे हजम नहीं हो रहा है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है राष्ट्र में। और राष्ट्र का जो चौकीदार है, सही मायने में नरेंद्र मोदी, कितना तत्पर है और कितना सावधान है अपने राष्ट्र के एक एक लोगों को बचाने के लिए। देखिए, जनता इनको जानकारी दे रही है और जनता देख रही है कि उद्धव ठाकरे, जो इनके अलायंस के सीएम बने हुए हैं महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे को इस बात की चिंता नहीं है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित राज्य है, सबसे ज्यादा पीड़ितों की संख्या कहीं पर है तो वो महाराष्ट्र में है। उससे ज्यादा उनको चिंता इस बात की थी कि कैसे भी बैक गेट से मैं विधान परिषद का सदस्य बन जाऊं और विधान परिषद का सदस्य बनकर अपने मुख्यमंत्री का कुर्सी बचाए रहूं। इन्हें चिंता जो पश्चिम बंगाल के हुगली के तेलीपाड़ा में हो रहा है उसकी चिंता इन्हें नहीं है। इन्हें अभी जो 180 घंटे पहले नया हिजबुल का जो कमांडर घोषित किया गया था कश्मीर की घाटी में, उसको मार गिराया हमारी सेना ने, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने आते हैं। इन्हें उसकी चिंता नहीं है कि
इन्हें उसकी चिंता नहीं है कि शाहिद अफरीदी वहां पर सियालकोट से जहर उगल रहा है और उसके लिए हमारी जनता, हमारे खिलाड़ी, हमारे सामाजिक लोग किस तरह से उसके विपक्ष में, उसके विरोध में आकर अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, राष्ट्र की भावना क्या है उसके बारे में ये स्टेटमेंट नहीं जाहिर करते हैं। इन्हें चिंता सिर्फ इस बात की है कि कुछ भी हो, येन केन प्रकारेण हम अपनी खोई हुई जनाधार को वापस ला लें। लेकिन राष्ट्र की जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि राष्ट्र की जनता नित्य प्रतिदिन इनके क्रियाकलापों को देख रही है और इनके क्रियाकलापों को देखने के साथ साथ राष्ट्र की जनता इस बात को समझ भी रही है कि अब हम परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति से मुक्ति चाहते हैं। तो कुछ लोग हैं जो आज भी 10 जनपद के अगल बगल चक्कर लगाने वाले और चाटुकारिता करने वाले लोग हैं। अगर इनसे आप एक प्रश्न पूछ लीजिएगा कि अगर आपको भारत की असल चिंता थी तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनका तीन मूर्ति निवास जो था उसको क्या ऐसा अवसर बनाया था कांग्रेस ने कि आपके ही चुने हुए द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इंदिरा गांधी उनको लेटर लिखकर बोलती है कि देखिए आप इसमें नहीं रह सकते हैं, आप अपने प्रधानमंत्री का इज्जत नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जिस 10 जनपद के निवास में लाल बहादुर शास्त्री जी रहने आते हैं, आज सोनिया गांधी किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं बैठी हुई है, किसी भी सरकारी पद पर नहीं बैठी हुई है, फिर भी मुफ्तखोरी का इनको इतना आदत लगा हुआ है कि उस 10 जनपद निवास को अपना चल अचल संपत्ति बनाकर उसमें बैठी हुई है और वहां से कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है। उसके बारे में कांग्रेस के लोग और इनके चाटुकार कोई प्रश्न नहीं कर पाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठा एक सन्यासी, एक योगी जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके राज्य की जनता के सेवा में तन मन धन से समर्पित है, जो 18 घंटा 20 घंटा कार्य कर रहा है। इस दुनिया में, इस जिंदगी में पिता से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेने इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि इस कोरोना के महामारी से हम पूरे 21 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासियों के अभिभावक हैं और मेरा कर्तव्य बनता है अभिभावक होने के नाते कि हम उत्तर प्रदेश के 21 करोड़ लोगों का सेवा भाव के साथ इस महामारी में उनके साथ खड़े रहें। उस पर आप आवाज उठा रहे हैं, उस पर आप अंगुली उठा रहे हैं। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये भी आरोप लगाया था कि योगी आदित्यनाथ राजनीति कर रहे हैं इस समय पर, ये राजनीति करने का समय नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, किस तरीके से राजस्थान में हमने जो देखा कि ट्रकों में भर भर के लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी ट्रकों में भर भर के लोग आ रहे हैं, वहां पर ये बसें नहीं पहुंचा पाती हैं। वहां के लिए ये जो मुख्यमंत्री हैं उनको खत नहीं लिख पाती हैं, ये योगी आदित्यनाथ को खत लिखती हैं। साथ में हमने जो देखा बांद्रा में जो हाल हुआ है कि लोग इकट्ठा हो गए हैं, लॉकडाउन की तो बात ही छोड़ो, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है। लोग जो अफरा तफरी मचा रहे हैं एक दूसरे की, जिस तरीके से वो भीड़ आ रही है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि सबको पता है कि जनसंख्या जब इतनी एक तरीके से आएगी, प्रशासन भी नाकाम हो जाता है वहां पर। वो सारी चीजें प्रियंका गांधी वाड्रा को नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश दिख रहा है जहां पर 12,000 बसें चलाई जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि जो लोग आ रहे हैं व्यवस्थित ढंग से उनको क्वारंटाइन से घर, और जहां पर हैं वो बॉर्डर से घर, जो भी लोग हैं वो जहां जाना चाहते हैं उनको आराम से पहुंचाया जा रहा है। हर जिले में 200 बसें जब योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को ये आदेश दे दिया गया है कि उन लोगों के लिए चलाई जाएं जो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ट्रेनें चलाई गई हैं, अगर हम बात करें तो 800 ट्रेन लगभग उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। वहां पर ये सवाल उठा रही हैं, तो ये महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री बनकर अभी निकले हैं। हर एक मुख्यमंत्री अपने काम के लिए जाना जाता है, चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे। अगर हम योगी आदित्यनाथ जी का उदाहरण अच्छे काम के लिए लेते हैं तो बिहार में तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम पूरे भारत में बुरे कर्मों के लिए लिया जाता है, जो उन्होंने दिखाया, दर्शाया। आज योगी आदित्यनाथ जी ने इस महामारी को जनता के सेवा करने के एक अवसर के रूप में इसको बदला था। और इसको अवसर के रूप में कैसे बदला था? जो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, वहां के लोगों को कोई तकलीफ ना हो, उसका नतीजा था कि चाहे ट्रेन हो या बस हो, सबसे ज्यादा 29 स्टेट में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में परिचालन की स्थिति में, और दिन प्रतिदिन मजदूर हो या कोई भी फंसे हुए लोग हैं, वो लोग हर एक चीज को फॉलो करते हुए, चाहे वो होम क्वारंटाइन हो, जो होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोग हैं, जो सिम्प्टोमिक लोग हैं जिनको गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, उनको वहां पर भेजा जा रहा है।
और उसका रिजल्ट भी था। आप दिल्ली में बैठे हुए हैं तो मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि दिल्ली जो कि हार्डली 2 करोड़ लोगों के जनसंख्या वाला राज्य है, वहां पर 12,000 के करीब कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश जो 21 करोड़ लोगों का राज्य है, यहां पर 3500 कोरोना पीड़ित है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का जो शासन है, जो सत्ता है, जो सरकार है, वो सही मायने में सही भाव से वहां के लोगों के सेवा के लिए लगी हुई है। अब जब हम प्रियंका गांधी के इन आरोपों का बात करते हैं, प्रियंका गांधी कितने दिन मजदूरों के पास जाकर और इस बात को देखी कि किस मजदूर को खाना मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। अगर ये लोग ये भड़काने वाला और बरगलाने वाली राजनीति नहीं करते तो ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को बोलते। जी जी राहुल गांधी ने फोटो खिंचवाई थी, जाकर वो मजदूर से मिले। आपने कहा गांधी एक बार भी नहीं गए, तो राहुल गांधी गए थे लोगों का हाल लेने। एक बात बताइए आप कि आप किसी मजदूर का हाल लेने जा रहे हैं जब लॉकडाउन का 54 दिन बीत जाता है, जब सरकार सब कुछ व्यवस्था करके जब 25 मार्च को भारत में देशव्यापी लॉकडाउन लगा था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी बोला था अपने पिछले अभिभाषण में, हमारे राष्ट्र में ना एक पीपी किट ना मास्क का निर्माण होता था। आज हमारे राष्ट्र में 2 लाख प्रतिदिन मास्क, N95 मास्क और 2 लाख प्रतिदिन पीपी किट का निर्माण हो रहा है। हर एक, आप दिल्ली का ही उदाहरण लीजिए। अगर दिल्ली का हम लोग बात कर रहे हैं तो दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी हैं, उनके नेतृत्व में 87 लाख लोगों तक राशन पहुंचाया जा चुका है और दिन प्रतिदिन निरंतर ये कार्य चलते आ रहा है। राहुल गांधी जी जाते हैं और जाकर कुछ मजदूर भाइयों से मिलते हैं। क्या राहुल गांधी की इतनी हैसियत नहीं है? क्या राहुल गांधी के पास इतना शक्ति नहीं है कि जिससे वो मिलने गए थे उसके लिए कम से कम 5 महीना 6 महीना का राशन उपलब्ध करा देते? खाली हाथ जाकर आप पहुंच गए, आप वहां पर क्या जाकर दिखाना चाह रहे थे? वहां पर आप राजनीति साधने का कोशिश कर रहे थे। जो इंसान रोड पर बैठा हुआ है, आप, बहुत लोगों को भलाई होता है और बहुत लोग इस बात को समझते कि राहुल गांधी के मन में उन मजदूरों के प्रति दर्द है। अगर राहुल गांधी का जो सरकारी बंगला है, वहां पर रोड पर जिन मजदूरों से जाकर ये मिल रहे थे, उन लोगों को अपने आवास में प्रश्रय दे देते, जगह दे देते। अपने तो जाकर ये अपने माँ के पास 10 जनपद में भी रह सकते थे, या अपनी बहन के पास जाकर 28 लोधी स्टेट में रह लेते। ये लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। आप जा रहे हैं मजदूर का हाल चाल लेने, जिसके पॉकेट में 1300 रुपया नहीं है, वहां पर आप 13,000 रुपया का बेसिक्स का लिमिटेड एडिशन शू पहन कर जाकर पहुंच रहे हैं और वहां पर आप जाकर बैठ जा रहे हैं। वहां पर आप मीडिया को ले जाकर दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए यहां पर हम मजदूरों का हाल चाल लेने आए हैं।